हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने जियोग्राफी के इस वीडियो में। हम देखेंगे भारत के भू आकृतिक विभाग, भारत के भू आकृतिक विभाग के बारे में। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज भारत के भू आकृतिक विभाग में स्पेशली हम आज चर्चा करेंगे हिमालय पे और देखेंगे हिमालय के बारे में डिटेल्ड तरीके से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो भारत है काफ़ी विशाल देश है। काफ़ी विशाल देश होने के कारण यहाँ पे जो भू आकृतियाँ हैं, यानी जो भूमि की विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं, वो हमारे देश में पाई जाती हैं। तो अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। जैसे हम देखते हैं कौन कौन सी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो पर्वत पाए जाते हैं हमारे देश में पठार पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे देश में मैदान पाए जाते हैं और उसके अलावा द्वीप समूह भी मिलते हैं। थार का मरुस्थल भी है, तो मरुस्थल भी मिलता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्पेशली चर्चा करेंगे पर्वतों पे। तो पर्वतीय क्षेत्रों पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे पर्वत पे। तो हम देखते हैं भारत की जो उत्तरी सीमा है वहाँ में यह देखते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे विशाल पर्वत श्रेणी हिमालय फैली हुई है। यह क्या है? एक नवीन मोड़दार, जिसे कहते हैं वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है? धरती के अंदर जब विभिन्न दिशाओं से दो बल आपस में लगते हैं, मान लिया एक बल इधर से लगा, एक बल इधर से लगता है दूसरी तरफ से विपरीत दिशा से, तो बीच की जो मिट्टी तो इस तरीके से उसमें वलन पड़ जाते हैं। तो इस जो उठा हुआ भाग है इसे वलित पर्वत कहते हैं। मान लिया एक कागज़ लिया हमने, उसे मोड़ दोनों तरफ से बल लगाया तो बीच में मुड़ के उठ जाता है। तो वही इसी प्रकार से धरातल के अंदर से जब पावर लगता है, दोनों तरफ से बल लगते हैं, तब वलित पर्वत का निर्माण होता है। वलित पर्वत जो होते हैं वो नवीन पर्वत होते हैं। इनका निर्माण जो है हाल ही में हुआ है। तो दुनिया में जितने भी वलित पर्वत मिलते हैं वो सबसे हाल ही में नए पर्वत हैं। हिमालय जो है अभी भी दोनों तरफ से उसमें बल लग रहा है, इसलिए हिमालय जो है एकदम नया वलित पर्वत है। अब इसका हम देखते हैं विस्तार जो है, जो पर्वत श्रेणी के पश्चिम भाग में हम देखते हैं तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे नंगा पर्वत। तो यह नंगा पर्वत जो है कश्मीर में यहाँ से लेके यह पूर्व में यहाँ नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। तो इधर अगर हम देखें इसकी सीमा कौन बनाता है? नंगा पर्वत। और इधर अगर देखते हैं पूर्व में इसकी सीमा कौन बनाता है? तो यह है नामचा बरवा पर्वत। तो यह इसकी सीमा बनाता है। अब जब नंगा पर्वत के इसमें देखते हैं नामचा बरवा पर्वत के निकट एक मोड़ है जिसे कहते हैं अक्ष संघीय मोड़ या हेयर पिन। तो हेयर पिन की भांति जो है टर्न यहाँ पे होता है। यहाँ पे ऐसे बालों में जो पिन लगाई जाती है ऐसा इसका टर्न होता है हेयर पिन, तो मुड़ जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार जो था, प्रायद्वीपीय पठार की तरफ यह उत्तल है और तिब्बत की तरफ अवतल है। पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम जाते हैं तो पर्वतीय भाग की चौड़ाई जो है घटती जाती है और ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी पश्चिम से अगर हम पूर्व की तरफ जाएं तो मान लिया जैसे इसकी चौड़ाई अगर यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो होती है यहाँ पे कम होती जाती है और यहाँ पे ज़्यादा। तो यह पूर्व की तरफ जो है कम चौड़ा है और यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है, पश्चिम की तरफ या ज़्यादा चौड़ा है। अब हम देखते हैं इसको
4 मुख्य भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। वह 4 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो पहला जो भाग है हमारा वह है ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग जो है उसे बोलते हैं हिमाद्री, हिमाद्री या वृहद हिमालय। हिमाद्री बोल सकते हैं, वृहद हिमालय बोल सकते हैं, या सर्वोच्च हिमालय बोल सकते हैं, क्योंकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यह सर्वोच्च बोल सकते हैं। तीसरा जो है उसे हम बोलते हैं लघु हिमालय, इसे हम लघु बोल सकते हैं या फिर मध्य बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में पाया जाता है। चौथा जो है उसे कहते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, क्योंकि सबसे बाहर है, या निम्न हिमालय। अब इन सब की स्थितियाँ अगर हम देखना चाहें तो हम स्थितियाँ जो हैं इसमें देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जो सबसे आपका मध्य वाला, सबसे अलग अलग प्रकार अगर हम देखना चाहें तो यह आपका जो है ये 3 श्रेणियों में ट्रांस हिमालय है। फिर उसके बाद अगर यह वाला देखें तो यह हमारा वृहद हिमालय, यह हमारा बीच में मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में यह शिवालिक हिमालय। तो 3 तरीके से ये चोटियाँ पाई जाती हैं और 3 तरीके से ये श्रेणियाँ फैली हुई हैं। अब हम चर्चा करेंगे ट्रांस हिमालय पे। ट्रांस हिमालय पे चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो ट्रांस हिमालय जो हमारा है तो यह महान हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। यह ट्रांस हिमालय हमारा यहाँ पर फैला हुआ है। तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, 1, 2 और 3। तो इन 3 श्रेणियों को हम कहते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आप इसको KLJ से याद रख सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, ये हिमालय का से भी पहले बनी थी। ये हिमालय के विस्तार में नहीं आती हैं, हिमालय पूर्व की श्रेणियाँ ये कहलाती हैं। यानी हिमालय जब बना उसके पहले से ही ये मौजूद थी, हिमालय के बनने से पहले ये बन चुकी थी। ये हिमालय के बिल्कुल यहाँ अगर पूर्वी भाग में देखें तो इनका विस्तार नहीं, इनका विस्तार सिर्फ इधर पश्चिमी भाग में ही है हिमालय के। तो KLJ यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर का विस्तार सिर्फ पश्चिम में ही है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, भारत की बात कर रहा हूँ, दुनिया की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो है वह काराकोरम में पाई जाती है। काराकोरम आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह हमारी काराकोरम चोटी है, उसमें यह लिखा हुआ है K2, यह लिखा हुआ है K2, यहाँ पे K2 काराकोरम में स्थित है। अब उसके बाद देखते हैं काराकोरम जो है इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उच्च एशिया की रीढ़। उच्च एशिया की रीढ़ भी बोलते हैं इसे। हालांकि यह काराकोरम जो है इस समय पाकिस्तान के अधिकार में है, इस पे पाकिस्तान का कब्जा है। अब ट्रांस हिमालय जो है वह वृहद हिमालय से अलग होता है, यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बाद यह अलग होता है। तो बीच में जो स्थान आता है उसे सचर जोन बोलते हैं, यानी जहाँ पे ये सारी श्रेणियाँ एक दूसरे से अलग होंगी उन्हें कहेंगे सचर जोन। तो आपको याद रखना होगा कि ट्रांस हिमालय और हमारे इस वृहद हिमालय के बीच में कौन सा जोन है। फिर याद रखना होगा वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा जोन, सचर जोन है, और जो हमारी शिवालिक श्रेणी है इसके और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा सचर जोन है, ये आपको याद रखना होगा। तो जो पहला है तो इसके बारे में याद रखते हैं, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, और उसके बाद जो वृहद हिमालय है इसके बीच में जो है
यह पाया जाता है इंडो सांगपो, इंडो सांगपो सचर जोन। तो इंडो सांगपो सचर जोन पाया जाता है। अब हम देखते हैं, चर्चा करते हैं दूसरे उस पे। तो दूसरा हमारा जो है वह है हमारा वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय का जब हम विस्तार देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक पाया जाता है। वृहद हिमालय जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय ही क्या, यह वास्तव में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, पर्वत श्रेणी में। वृहद हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ यहीं पाई जाती हैं। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी औसत ऊंचाई यानी एवरेज अगर ऊंचाई देखते हैं वह लगभग 6000 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। इसकी चौड़ाई जो है 120 से लगाकर 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई कहीं कहीं पाई जाती है, कहीं कहीं 120 तक है। दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण शिखर हैं, सबसे ऊंचे ऊंचे, जैसे एवरेस्ट हम ले लेते हैं, एवरेस्ट है। उसके अलावा देखते हैं कंचनजंगा। उसके अलावा देख लेते हैं नंदा देवी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत है, नामचा बरवा है जो हमने यहाँ देखा था। ये सारे पाए जाते हैं इसी पे। तो इनकी पोजीशन हम देख लेते हैं। ये हमारा रहा माउंट एवरेस्ट। उसके अलावा यह नेपाल में है। उसके अलावा कौन सा है, नंदा देवी। यह हमारा कंचनजंगा है। यह हमारा नामचा बरवा है। और इसके अलावा यह है गुरला मंदाता। तो यह सभी इसकी चोटियां हैं। अब देखते हैं वृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से किस जोन के द्वारा अलग होता है। तो यह जोन है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तो यह हमारा हो गया वृहद हिमालय। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी जो चोटी आएगी, दूसरी जो पर्वत श्रेणी आएगी, उसके बारे में देखेंगे। तो दूसरी हमारी आती है लघु हिमालय या मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। तो दूसरी जो है, दूसरी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली हमारी हो गई यहाँ पे वृहद हिमालय। उसके बाद दूसरी जो है उसको क्या कहेंगे, मध्य हिमालय। इसकी जो औसत चौड़ाई है वह 80 से लगाकर 100 किलोमीटर है। पहली वाली की कितनी थी, वृहद हिमालय की, वह थी 120 से 190, तो कम पड़ गई। तो इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। जो ऊंचाई है इसकी एवरेज वह लगभग 3700 से लगाकर 4500 मीटर है। इतनी ऊंचाई इसकी एवरेज है, सामान्य ऊंचाई। इसमें जो मुख्य चोटियां पाई जाती हैं, बीच वाली में मध्य हिमालय में जो मुख्य मुख्य चोटियां हैं उनके नाम देख लेते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, तो उनके नाम हम यहाँ पे इस वाले स्लाइड में देख लेते हैं। मुख्य मुख्य नाम जो हैं, पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधार, धौलाधार, मसूरी, उसके अलावा नाग टिब्बा, उसके अलावा महाभारत। तो यह इसकी मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हो गई। उसके अलावा जो वृहद हिमालय है और यह जो मध्य हिमालय है, यानी जैसे यह मान लिया कोई वृहद हिमालय है, यह वृहद हिमालय गया हुआ है, और इसके बाद यह मध्य हिमालय। तो इनके बीच में घाटियाँ मिलती हैं, कहीं कहीं पर जगह जहाँ पे ज़्यादा हो जाती है बीच में स्पेस, वहाँ पे घाटियाँ मिलती हैं। घाटी यानी वहाँ मैदान टाइप का बना होता है। मूवीज़ में आपने देखा होगा, वहाँ पे मैदान होते हैं, लोग बकरियाँ वगैरह भेड़ें चराते हुए दिखाई देते हैं वहाँ पे पहाड़ों पे। तो घाटियाँ मिलती हैं, तो इनको
वहाँ पे कौन कौन सी घाटियाँ मिलती हैं? इनमें आती है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी तो जाहिर सी बात कश्मीर में होगी। लाहुल स्पीति, लाहुल स्पीति। उसके अलावा कुल्लू, कुल्लू कांगड़ा, यह सब हिमाचल में है। कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा घाटियाँ ये सभी कहाँ पाई जाती हैं? और उन्हीं घाटियों में जो चरागाह पाए जाते हैं उन चरागाहों को कहा जाता है अल्पाइन चरागाह। इनको कहते हैं अल्पाइन चरागाह। उसके अलावा कश्मीर घाटी में उनको कहते हैं मर्ग। यहाँ पे जो चरागाह पाए जाते हैं उनको मर्ग बोलते हैं। दो मर्गों जो फेमस हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ, एक गुलमर्ग है, उसके अलावा सोनमर्ग है। ये जो चरागाह हैं जहाँ पे घास उगती है तो इनको गुलमर्ग या सोनमर्ग बोलते हैं कश्मीर में। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयार। यह कहाँ बोलते हैं? उत्तराखंड में। तो कश्मीर में जो चरागाह उनको बोलते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल और पयार बोलते हैं। ये जो बीच में दोनों पहाड़ियों पर्वत श्रेणियों के बीच में जो ये होते हैं उनको उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल और पयार। तो हम जब देखते हैं बुग्याल और पयार, लघु हिमालय जो है अपने स्वास्थ्यवर्धक और पर्यटक स्थलों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे प्रसिद्ध स्थलों के नाम की बात करें अगर तो शिमला है, ये बीच वाले हिमालय पर्वत श्रेणी अर्थात लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय में मिलते हैं। शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, उसके अलावा मंसूरी है, उसके अलावा दार्जिलिंग है। यह सब कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे चरागाह पाए जाते हैं। उसके अलावा यह पर्वत श्रेणियों में स्वास्थ्यवर्धक स्थान मिलते हैं जहाँ लोग टहलने के लिए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाते हैं। अब देखते हैं लघु हिमालय के नीचे जो तीसरा हिमालय आएगा, सबसे नीचे जो सबसे छोटा होगा जिसकी ऊंचाई सबसे कम होगी, तो तीसरा हिमालय और इनके बीच में जो ये सचर जोन होगा जो दोनों को अलग करेगा, बीच का जो स्थान होगा उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो यह मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो तीनों को आपको याद रखना है। अब हम शुरू करते हैं तीसरे हिमालय के बारे में। तो तीसरा हिमालय जो है वो हमारा शिवालिक हिमालय शुरू होगा। शिवालिक हिमालय मुख्यतः यहीं नेपाल तक ही है, आगे इसका विस्तार बहुत टूटा फूटा हुआ है। तो हमारा जो शिवालिक हिमालय होगा उसके बारे में देखते हैं। तो यह हो गया हमारा मध्य हिमालय, उसके बाद यह हमारा हो गया शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो है सबसे बाहरी श्रृंखला आप देख रहे हैं, सबसे बाहर ये श्रृंखला है, निचली श्रृंखला है और सबसे नवीन है, सबसे नई है। उसके अलावा इसकी चौड़ाई भी सबसे कम है। ऊपर से नीचे की तरफ आप जब आएंगे तो देखेंगे चौड़ाई घटती चली जाएगी। तो इसकी चौड़ाई जो है वह चौड़ाई कितनी बचेगी? 10 से सिर्फ 50 किलोमीटर, सिर्फ कहीं कहीं 10 किलोमीटर ही चौड़ी बचती है। और इसकी ऊंचाई भी सबसे कम हो जाएगी, वह 900 से 1200 मीटर, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, हाइट। यह हो जाएगा विड्थ यानी चौड़ाई। तो इतनी ही बचेगी। अन्य दो श्रेणियों जो हैं वह तो सीधी सीधी पूरी पूरी में, लेकिन यह खंडित रूप में मिलती है, कहीं इधर थोड़ी फिर थोड़ी फिर थोड़ी, तो खंडित रूप में, क्योंकि यह काफ़ी कम ऊंची है तो कहीं कहीं बिल्कुल बराबर हो जाती है, तो वहाँ पे यह खंडित रूपों में मिलती है। शिवालिक और लघु हिमालय जो हैं इनके बीच में जो घाटियाँ मिलती यानी इन घाटियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो घाटियाँ मिलती हैं इनमें भी कई घाटियाँ, जैसे नेपाल की राजधानी के बारे में आपको पता होगा, काठमांडू,
वह मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ही स्थित है। तो काठमांडू जो है वह घाटी मिलती है इनके बीच में। अब जो और कई घाटियां हैं, पश्चिम में जो घाटियां मिलती हैं उन्हें कहते हैं, यहाँ पे जो पश्चिम में घाटियां मिलती हैं उन्हें कहते हैं दून और द्वार। जैसे आपने पढ़ा होगा देहरादून और हरिद्वार, तो ये घाटियां हैं इनके बीच में, दून और द्वार जिन्हें बोलते हैं। कृषि की संभावना इन घाटियों में काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी लोग ज़्यादा बसे हुए मिलते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी संभावना होती है कृषि की। शिवालिक का जो निचला भाग है, शिवालिक का जो सबसे निचला भाग है तो इस भाग को बोलते हैं तराई। शिवालिक के बाद जब हम नीचे आते हैं तो इसे बोलते हैं तराई। यह काफ़ी दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि ऊपर से जब नदियाँ बहती हैं तो यहाँ पे अपनी अवसाद जमा करती हैं। पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं यहाँ पे अपनी अवसाद जमा करती हैं, अवसाद जमा करने के बाद काफ़ी दलदली क्षेत्र यहाँ पे बनता है। तो इन क्षेत्रों में काफ़ी दलदल जमा करती हैं और उन दलदलों में बड़े बड़े पेड़ उगते हैं और उन पेड़ों के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलों का विस्तार है। अब हिमालय की जब हम आकृति देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि यह धनुष के आकार में है, धनुषाकार में है। तो तिब्बत की पठार की तरफ जो इसका ढाल है वह उतना तीव्र नहीं है, वह मंद है। लेकिन अगर हम मैदान की तरफ देखें इधर, तो इधर इसका ढाल बहुत तीव्र होता है, इसीलिए नदियाँ जो हैं इधर की तरफ ही बहती हैं। पश्चिम का जो हिमालय है वह क्रमिक श्रृंखलाओं में ज़्यादा ऊंचाई है, यानी इधर जो पश्चिमी श्रृंखलाएँ हैं इधर जो है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है इधर, और पूर्व में इसकी ऊंचाई यहाँ पे अचानक पूर्व में हिमालय यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई इसकी प्राप्त हो जाती है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम इसकी मोड़ की देखें, अगर यह मोड़ जो है यहाँ पे जो मुड़ता है, यह इसकी अंतिम सीमा नहीं है, ना ही यह इसकी अंतिम सीमा है। सिंधु नदी के दूसरी ओर जो पर्वत हैं जैसे सुलेमान, किरथर, ये जो पाकिस्तान में आ जाते हैं इधर, ये इधर भी इसका विस्तार है। और इधर अगर देखते हैं तो इधर भी इसका आगे विस्तार होता, बर्मा में जाएगा तो अराकान, योमा वगैरह इसी हिमालय के ही अंग हैं। हम देखेंगे कि यह इधर अंडमान तक चला जाएगा, तो वह घिस गया है, इसकी वजह से मुख्य विस्तार जो है इतना ही माना जाता है। बाकी यह भी इधर और इधर इसका विस्तार होता चला जाएगा। जैसे इसमें हम देख सकते हैं दूसरे वाले मैप में, इसमें देखेंगे ये पहाड़ियाँ यहाँ से जो मुड़ी हुई हैं इनका यही पूर्वी विस्तार है, और यह वाला जो यहाँ जो कुछ सुलेमान या रेंज आपको दिख रही होगी तो सुलेमान रेंज वगैरह इसका पश्चिमी विस्तार है। अब आगे देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में कराकोरम, शिपकीला, नाथुला, बोमडिला आदि दर्रे भी मिलते हैं। लद्दाख में कराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, यह कराकोरम है, और यह भारत के सबसे, कराकोरम पर्वत जो था भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी था, सबसे ऊंचा दर्रा भी भारत का ऊंचे दर्रों में से एक है। 5654, हालांकि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा नहीं है लेकिन सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है, एक सड़क का निर्माण किया गया है। उसके अलावा जो बुर्जिल दर्रा है वह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, और जो जोजिला दर्रा है वह जास्कर श्रेणी में है। तो इनके बारे में जब दर्रे पर वीडियो बनाएंगे तो दर्रे पे हम इसकी पूरी डिमांड करेंगे, देखेंगे कि दर्रा कौन कौन सा है, किस किस श्रेणी में है, तो उसके लिए दर्रे के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, देखेंगे सारे दर्रों के बारे में। अब देख लेते हैं जो हिमालय को नदियों के आधार पे भी कई तरीके से बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है। बात यह है कि जो सिंधु नदी है जो हम देख रहे हैं, यह हमारी सिंधु नदी है। तो यह सिंधु नदी और अन्य सतलज नदी है, जैसे यह हमारी यहाँ से सतलज नदी गई हुई है, तो सतलज नदी यहाँ से जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी है
उसके अलावा सतलज नदी है, यह हमारी सतलज नदी है। तो ये सारी नदियों ने हिमालय को कई जगह पे काट छांट दिया है और कई गहरी घाटियाँ हैं। तो घाटी हैं, घाटियों के अलावा गार्ज हैं, कैनियन है, इन सब का निर्माण किया है। इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, गार्ज क्या होता है, कैनियन क्या होता है, घाटियाँ क्या होती हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो निरंतर कटाव होता है, तो नदियों के आधार पे भी हिमालय को कई भागों में बांटा गया है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो उनके बारे में जब हम देखते हैं तो हमारा जो हिमालय है इसको 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो 4 मुख्य भागों में पहले को कहा जाता है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। तो कश्मीर या पंजाब हिमालय क्या है, एक तो हम देख लेते हैं, यह सिंधु नदी है। सिंधु नदी हम देखते हैं कि कश्मीर में से होके जाती है, और यह सतलज नदी जो पंजाब से होके जाती है, इसके बीच में जो हिमालय के का यह पार्ट पड़ता है तीनों श्रेणियों का, उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। तो यह इसमें लद्दाख, कराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार सभी श्रेणियाँ यहाँ हैं, और हिमालय की सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई है, सर्वाधिक चौड़ा है, वह इसी भाग में पाया जाता है। यहाँ लगभग यह 250 से लगाकर 400 किलोमीटर तक चौड़ा पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा चौड़ाई इसी क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, तो यह वाला क्षेत्र जो है यह हमारा सतलज के बाद, यानी इस क्षेत्र के बाद, सतलज के बाद जो है, और काली नदी यह जो निकलती है, काली को आगे जो है शारदा नदी बोलते हैं, तो इनके बीच वाला जो यह वाला एरिया है इसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। कुमाऊं जो है कहाँ पाया जाता है, हिमाचल में। तो कुमाऊं भी बोल देते हैं या फिर हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं, क्योंकि हिमाचल भी इसी में आता है। तो इसकी यह जो है उत्तराखंड और हिमाचल राज्य में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई कुछ कम हो जाएगी, तो इसकी चौड़ाई लगभग जो है 320 किलोमीटर की आसपास हो जाएगी। नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये श्रृंखलाएं इसमें पाई जाएंगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसमें नंदा देवी जो है यहाँ की कुमाऊं हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है, और भारत की अगर टोटल में देखें तो वह तीसरे नंबर पे आती है। उसके बाद दूसरा जो हम देखते हैं, तीसरा जो देखते हैं, वह हमारा हो गया नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय जब हम देखते हैं, तो नेपाल हिमालय हमारा यह नदी बांटती, तीस्ता नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, यह हमारा हो जाता है नेपाल हिमालय। ये इसकी जो लंबाई है वह देखिए सबसे ज़्यादा है, कितनी, या लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। हिमालय की चौड़ाई यहाँ पे काफ़ी कम होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चौड़ा यह एरिया है, पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय उससे कम, फिर उससे भी कम नेपाल हिमालय। चौड़ाई बहुत कम है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जैसे एवरेस्ट है, और दूसरी है जैसे कंचनजंगा, मकालू, वो इसी नेपाल हिमालय में ही पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार नेपाल में है। उसके बाद हम जब देखते हैं आगे, चौथे तरीके से जब बांटा जाता है, तो हम देखते हैं यह यहाँ पे दिहंग, जैसे ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे दिहंग बोलते हैं, तो दिहंग नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो यह क्षेत्र है, इसे बोलते हैं असम हिमालय। तो इसकी जो लंबाई है वह लगभग 720 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई जो है वह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में यह इतना विस्तृत है, जिसे असम हिमालय कहते हैं। और इसके बाद हिमालय की ऊंचाई जो है इसमें काफ़ी कम हो जाती है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ नेपाल हिमालय में ऊंचाई सबसे ज़्यादा, और सबसे ऊंची चोटियाँ इसी में पाई जाएंगी। तो इस तरीके से इसमें हमने हिमालय की जो प्रमुख चीज़ें हैं वो कवर कर ली हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।